उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर के रहने वाले दो लड़के एक रात अपने दोस्त की बहन की शादी अटेंड करने उसके गांव जाते हैं। देर रात जब शादी खत्म हुई तब सारे मेहमान अपने अपने घर जाने लगे। लास्ट में सिर्फ घर के कुछ खास लोग और थोड़े से बाराती रह गए थे वहाँ। अब इन दोनों लड़कों ने भी आज रात उसी जगह पर रुकने का डिसाइड किया। पर फिर रात के 2 बजे जब ये दोनों किसी काम से बारात घर के बाहर निकले तब इन्होंने देखा कि गेट के पास चौकीदार ने आग जला रखी है। ये दोनों भी आग सेकने के लिए वहां जाके खड़े हो जाते हैं और इसी बीच इनमें से एक लड़का बोलता है कि भाई यहाँ पर सोने का इंतजाम सही नहीं लग रहा है, हम लोग को कुछ जुगाड़ करना पड़ेगा। अब जहाँ पर ये आग जल रही थी उससे थोड़ी ही दूर पर इनकी मोटरसाइकिल खड़ी है। उस मोटरसाइकिल के साइड में डिग्गी लगी थी और डिग्गी के अंदर कुछ सामान रखा हुआ था। ये दोनों धीरे धीरे अपनी उस मोटरसाइकिल की तरफ बढ़ने लगते हैं और फिर उस रात से लेकर अगले 3 महीने तक जो हुआ ना भाई, उसे सुनकर सच में आपकी रूह कांप जाएगी एकदम। मैं जनरली ये बात अपने वीडियोस में बोलता नहीं हूँ, पर आज की जो स्टोरी है ना, शायद आप में से बहुत लोग इसे पूरा सुन भी ना पाए। पर अगर आपने हिम्मत करके ये पूरी कहानी सुन ली तो इसे सुनने के बाद आपको एग्जैक्टली क्या फील हुआ इसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इस झकझोर देने वाली कहानी को मेरे साथ शेयर किया है जतिन ने, जिनके ईमेल का स्क्रीनशॉट आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। तो ये बात है 2022 की। जतिन उत्तर प्रदेश के फतेहपुर शहर का रहने वाला था। फतेहपुर प्रयागराज और कानपुर के बीच में पड़ता है। इसी फतेहपुर शहर के कॉलेज से जतिन ग्रेजुएशन कर रहा था और इस कॉलेज में इसका एक दोस्त था निखिल, जो कि जतिन के ही पास वाले मोहल्ले में रहता था। तो ऐसा होता कि जतिन और निखिल ऑल्टरनेट डेज पर अपनी अपनी बाइक लेके कॉलेज जाते थे। सेम बाइक से ये लोग कम्यूट किया करते थे और इसी कॉलेज में इनका एक और दोस्त था रवि। तो रवि जो लड़का है वो फतेहपुर से 20 किलोमीटर दूर एक गांव में रहता है। अब डेली बेसिस पे रवि कम्यूट करता है अपने गांव से फतेहपुर कॉलेज के लिए और इन तीनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। अब इसी दौरान रवि के बड़ी बहन की शादी फिक्स होती है। रवि ने दोनों को इनवाइट किया अपने गांव आने के लिए और इस डेट से ही इन दोनों की लाइफ हमेशा के लिए बदलने वाली थी। अब रवि ने इनको बोला कि भाई लोग देखो, शादी का घर है, बहुत सारा काम रहेगा, तो तुम लोग थोड़ा पहले ही आ जाना गांव पे ताकि मेरी कुछ हेल्प हो जाए। ये लोग भी तैयार हो गए। इन्होंने डिसाइड किया कि दोपहर के 2 बजे ही हम लोग रवि के गांव चले जाएंगे। जो बारात में हमें कपड़े पहनने हैं वहीं रवि के घर पर ही हम लोग चेंज कर लेंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। दोनों ने अपने अपने कपड़े फोल्ड करके एक बैग में डाले और निखिल फोन करके बोलता है जतिन से कि मैं अपनी बाइक लेके आ जाऊंगा, उसी बाइक में बैठ के हम लोग रवि के गाँव चलेंगे। पर जब जाने का टाइम हुआ तब निखिल ने फोन करके जतिन को बोला कि भाई मेरी जो बाइक है वो ना भैया लेके चले गए, मैं अभी पापा की स्प्लेंडर लेके आ रहा हूँ थोड़ी देर में तेरे घर पे, तो उस पे ही बैठ के हम लोग रवि के गांव चलेंगे। यहाँ पर एक चीज नोट करना कि जो निखिल के पापा की स्प्लेंडर थी उसके साइड में एक डिग्गी लगी हुई है। निखिल वो बाइक लेके पहुंचता है जतिन के घर पे और जब ये लोग रवि के गाँव की तरफ निकले तो इन्हें फतेहपुर बाईपास क्रॉस करके जाना था। जब ये लोग बाईपास पहुंचे तब निखिल को रोड की साइड पे एक ठेका दिखाई देता है। निखिल बोलता है जतिन से कि भाई थोड़ा दारू लेके चलते हैं। यहाँ जतिन ने बोला कि यार बहन की शादी है, दारू पी के चलेगा क्या तू? तब निखिल बोलता है कि यार ले लेते हैं ना, क्या होता है। यहाँ पर जतिन को भी मन कर रहा था तो ये दोनों जाते हैं उस दारू की दुकान पर और एक एक अद्धा बोतल खरीद के लेके आते हैं। वहीं पर दारू लेके इन लोगों ने 2-2 पैग लगाया और जो दारू बची हुई थी उसे स्प्लेंडर के डिग्गी में रख दिया। दारू पी के ये लोग सीधा रवि के घर पर पहुंचे। तब वहां पर इनको पता चला कि जो शादी है वो इनके घर से थोड़ी दूर पर एक मैरिज हॉल है, वहां से होने वाली है। घर का कुछ कुछ सामान था जो इनको मैरिज हॉल तक पहुंचाना था। तो ये दोनों जतिन और निखिल काम पर लग जाते हैं। फाइनली शाम तक पूरा काम खत्म हो जाता है। रवि के घर के लोग भी मैरिज हॉल तक पहुंच जाते हैं और इस टाइम पर रवि के घर पे सिर्फ निखिल, रवि और जतिन बचे थे तैयार होने के लिए। अब जब ये तीनों रवि के घर पर तैयार हो रहे थे तभी रवि ने अपने स्टॉक से एक दारू की बोतल निकाली। उसके बाद फिर ग्लास रखी गई टेबल पे और इसने तीनों के लिए एक पैक बनाया। जतिन यहाँ रवि से बोलता है कि भाई तेरी बहन की शादी है, ऐसे पी के जाएगा क्या तू उधर? तब रवि ने बोला कि भाई रात भर जगना है, एक एक पैक लगाते हैं, कुछ नहीं होगा। और इन तीनों ने ठीक ऐसे ही किया। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि जो जतिन और निखिल दारू की बोतल कैरी कर रहे थे वो अभी भी उनके मोटरसाइकिल की डिग्गी में पड़ी हुई है। फाइनली ये तीनों लोग मैरिज हॉल में पहुंचते हैं। देर रात तक शादी के जो भी रीति रिवाज होते हैं वो सब पूरे होते हैं और फिर धीरे धीरे जो मेहमान आए थे वो अपने अपने घर को जाने लगे। इसी बीच रात के 2 बजे जतिन और निखिल मैरिज हॉल से बाहर निकल के आते हैं। अब ठंड बहुत ज्यादा हो रही थी तो इन लोगों ने सिगरेट जला लिया। अब यहाँ पर सिगरेट पीते पीते अचानक इनकी नजर मैरिज हॉल के गार्ड की तरफ जाती है। ये देखते हैं कि गार्ड ने पास में आग जला रखी है तो ये लोग भी वहाँ पर आग सेकने पहुंच जाते हैं। अब आग सेकते सेकते अचानक निखिल बोलता है जतिन से कि यार मेरे को ना थोड़ी नींद आ रही है, एक बार देख के आते हैं कि अंदर सोने का क्या व्यवस्था है। ये दोनों जाते हैं मैरिज हॉल के अंदर जहाँ पर फोल्डिंग वगैरह बिछी हुई थी। जब ये लोग वहाँ पहुंचे तो देखा कि भाई फोल्डिंग तो पूरी ऑक्यूपाइड है, कहीं भी जगह नहीं थी
और निखिल को नींद बहुत तेज आ रही इस समय। अब वो इंतजाम देख के ये दोबारा गार्ड के पास आके आग सेकने लगते हैं। ये लोग वेट कर रहे थे कि भाई जब सुबह के 6 बज जाएंगे तो हम लोग वापस फतेहपुर के लिए निकल पड़ेंगे। अभी तो बहुत रात हो रही है वैसे भी। इसी बीच निखिल ने जतिन को बोला कि भाई छोड़ना, चलते हैं फतेहपुर, अभी घर चलते आराम से सोएंगे यार। तब जतिन ने बोला कि भाई पागल हो गया क्या, रात के 2 बज रहे हैं, इस समय अकेले जाना सही नहीं रहेगा, वैसे भी इतनी ठंड पड़ रही है और कोहरा भी हो रखा है। फिर निखिल बोलता है कि यार छोड़ ना, सोना भी तो है यार, चले जाएंगे धीरे धीरे, कब तक हम लोग यहाँ पे बैठे रहेंगे। तब जतिन बोलता है कि भाई मुझे मत बोल, रवि को बुला, उससे ही पूछ ले, उसने ही बुलाया ना शादी में। ये लोग रवि को कॉल करते हैं तो रवि थोड़ी देर के बाद उस मैरिज हॉल से बाहर निकलता है जहाँ ये लोग आग सेक रहे थे। निखिल यहाँ बोलता है रवि से कि भाई हम लोग ना फतेहपुर के लिए निकल रहे हैं। तब रवि बोलता है कि दिमाग खराब हो गया क्या, इतनी रात को निकलेगा। यहाँ पर रवि ने भी हाथ खड़े कर दिया, बोला कि भाई सीधा पापा से पूछ, पापा अगर बोलेंगे कि जाओ तब चले जाना। फिर रवि के पापा आते हैं। निखिल ने फिर वही बात बोली अंकल से कि अंकल हम लोग निकलते हैं, नींद भी आ रही है बहुत। यहाँ पर रवि के पापा ने बोला कि एक काम करो बेटा, तुम लोग घर चले जाओ, घर जाके सो जाना। पर निखिल पता नहीं जिद पे आ गया कि नहीं अंकल हमें जाने दीजिए, घर पे ऐसे ही बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, उन्होंने सारे रूम्स ऑक्यूपाइड करके रखे होंगे, हम लोग कहाँ सोएंगे। जब रवि के पापा ने देखा कि भाई निखिल तो मान ही नहीं रहा है, तब इन्होंने बोला कि ठीक है तुम लोग धीरे धीरे जाना और घर पहुंचते ही कॉल कर देना मुझे या रवि को। इसके बाद उन्होंने रवि से बोला कि बेटा इनको एक मिठाई का डब्बा दे दे, अपने साथ लेके जाएंगे। रवि ने एक लड्डू का डब्बा लाके निखिल के हाथ में दिया और वो मिठाई का डब्बा इन दोनों ने मोटरसाइकिल की डिग्गी में रख दिया। अब यहाँ से ये दोनों पहले रवि के साथ उसके घर पर जाते हैं, अपने वो कपड़े चेंज किए, जैकेट वगैरह डाली और फिर ये दोनों निकल जाते हैं अपने शहर फतेहपुर के लिए। अब उस रात गांव की सड़क पर कुछ दूर चलने के बाद ये लोग फाइनली हाईवे पे आते हैं। उस कोहरे वाले रास्ते पर हाईवे की एक साइड पकड़ के ये लोग धीरे धीरे फतेहपुर की ओर बढ़ने लगे। अब उस रास्ते पर करीब 40 मिनट चलने के बाद फाइनली ये लोग बाईपास पहुंचते हैं। वहां से फतेहपुर पहुंचने के 2 रास्ते थे, एक तो सीधा जिस रास्ते पर ये लोग चल रहे थे वहां से, और दूसरा रास्ता एक शॉर्टकट था। वो शॉर्टकट बेसिकली फतेहपुर का जो आरटीओ ऑफिस है उसके पास से होकर निकलता था। अब उस रास्ते का थोड़ा सा पार्ट कच्चा था और फिर बाद में टार्मिक रोड स्टार्ट हो जाता है। निखिल ने यहाँ पर अपनी मोटरसाइकिल रोकी और जतिन से बोला कि भाई इधर ही से चलते हैं क्या, जल्दी पहुंच जाएंगे, नींद भी आ रही है बहुत ज्यादा। अब होता ये है कि दिन के टाइम तो इन लोगों ने बहुत बार इस रास्ते पर अप डाउन किया है, कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। यही सोच के इन लोगों ने डिसाइड किया कि यार ठीक है, क्या दिक्कत है, अपने एरिया में ही जा रहे हैं, इसी रास्ते से हम फतेहपुर की ओर जाएंगे। और भाई ये डिसीजन इनको इतना ज्यादा भारी पड़ने वाला था ना, जिसे सुन के आपके अंदर आज ठंडी लहर फिर से दौड़ने वाली है। निखिल मोटरसाइकिल को उस कच्चे सड़क पर उतार देता है। ये लोग धीरे धीरे उस सड़क पर आगे बढ़ रहे हैं। जब कोई 100 मीटर ये लोग उस रास्ते पर बढ़े ना, तो पीछे से जतिन बोलता है कि निखिल भाई मेरे को थोड़ा डर लग रहा है यार, छोड़ना, मेन रोड से ही चलते, थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, क्या हो गया, ऐसे अंधेरा में कभी आया नहीं है, नशेड़ी लोग घूमते इस रास्ते पे, लूटपाट कर सकता है। तब निखिल बोलता है कि अबे तू डर क्यों रहा है, थोड़ा ही सा तो कच्चा सड़क है, उसके बाद दोनों साइड मोहल्ला आ जाएगा, मोहल्ला क्रॉस करते ही पक्की सड़क आ जाएगी, उसके बाद तो कोई खतरा ही नहीं है, और जैसे हम वो पक्की सड़क वाला स्ट्रेच पार करेंगे सीधा अपने बस स्टैंड पे पहुंच जाएंगे, तो तू डर मत। निखिल ने ऐसे बोल के जतिन को कन्विंस कर लिया। कोई ऑप्शन नहीं बचा था जतिन के पास। ये दोनों सड़क पर आगे बढ़ने लगे। जिस रास्ते पर अभी ये लोग चल रहे हैं ना, उसके साइड में खेत भी है, और थोड़ा आगे जाके एक पॉइंट आता है जहां से ऑपोजिट डायरेक्शन में एक पोस्टमार्टम हाउस बना हुआ है। आई होप पोस्टमार्टम हाउस आपको पता होगा, जहां पर डेड बॉडीज को रखा जाता है, उसकी जांच की जाती है। पर वो पोस्टमार्टम हाउस ना इनके रास्ते में नहीं था। जैसे ये लोग यहाँ पर खड़े हैं और इधर की तरफ इनको जाना है बस स्टैंड की ओर, मेन रोड जो था फतेहपुर का, और उसके ऑपोजिट में इस साइड की तरफ वो पोस्टमार्टम हाउस मौजूद है। यहाँ से पोस्टमार्टम हाउस की दूरी कोई 300 मीटर होगी, और ये उस जगह पर पहुंच के क्लियरली उसकी ओर देख पा रहे थे। पर इनको ये भी पता था कि जिस सड़क से ये लोग जा रहे हैं ना, उसी सड़क पर पोस्टमार्टम हाउस की एम्बुलेंस अप डाउन करती है। जैसे ही ये थॉट जतिन के दिमाग में आया, वो ना सहम गया एकदम। इसने निखिल को बोला कि भाई बाइक थोड़ा सा तेज बढ़ा यार। निखिल ने बाइक की रफ्तार बढ़ाई और फाइनली ये लोग उस कच्ची सड़क की स्ट्रेच को पार करके पक्की सड़क में एंटर कर जाते हैं। अब उस पक्की सड़क पर आते ही निखिल ने मोटरसाइकिल साइड में रोक दी। ये जतिन की ओर पीछे मुड़ता है और बोलता है कि अबे तुम कुछ भूल रहे हो क्या। जतिन बोलता है कि क्या भाई। तब निखिल ने बोला कि अबे हमारे गाड़ी के डिग्गे में दारू की बोतल पड़ी है, इसे घर लेके थोड़ी जाएंगे हम। तब जतिन बोलता है कि भाई पड़ी रहने देना, बाद में पी लेंगे। इस पर निखिल ने जवाब दिया कि भाई मेरे पापा को पता चल गया ना तो मार मार के भूत बना देंगे मेरा। ये बात सुन के जतिन बोलता है कि भाई तो फेंक देना बोतल, मत लेके जा घर पे।
तब निखिल बोला कि अबे पी लेते हैं ना, क्या जा रहा है, वैसे भी घर जाके सोना ही है। यहाँ जतिन ने बहुत बार मना करने की कोशिश की पर निखिल नहीं माना। ये मोटरसाइकिल की डिग्गी से वो दारू की बोतल निकालता है, साथ में इन्होंने डिस्पोजल ग्लास भी कैरी किया हुआ था। तो डिस्पोजल ग्लास में निखिल बोलता है कि भाई बड़ा बड़ा पैक बनाते हैं, जल्दी पी के खत्म कर देंगे इसको। निखिल ने 2 बड़े पैक बनाए और ये दोनों वहीं रोड के साइड पर खड़े होके दारू पीने लगते हैं। अब जहां पर ये लोग दारू पी रहे थे उससे 100 मीटर आगे एक 90 डिग्री का टर्न आता है। उसी टर्न के पास ना एक आम का पेड़ था। वहां पर दारू पीते पीते अचानक जतिन की नजर ना उसी आम के पेड़ पे जाती है और भाई इसने पाया कि पेड़ के पत्तों के बीच से कोई ना इनको देख रहा था। ऐसा होता है ना कि कोई हमें अगर पीछे से भी ऑब्जर्व कर रहा होता है तो हमें पता चल जाता है। जतिन को ऐसा ही लगा कि कोई इनको देख रहा है। इसने निखिल को बोला कि भाई वो देखना वहां पर पेड़ पर कोई है। निखिल ने एक नजर पेड़ की तरफ घुमाई और बोला कि अबे कोई परछाई उछाई होगी, तुझे ना ज्यादा चढ़ गई इसलिए ऐसा लग रहा है। ऐसा बोलते हुए निखिल ने वहां पर सिगरेट भी जला ली। ये दोनों सिगरेट तो पी रहे थे पर जतिन की पूरी नजर उसी आम के पेड़ की तरफ थी। और इसी बीच जतिन देखता है कि भाई उस पेड़ में कुछ मूवमेंट हुआ है और उसके पत्तों के बीच एक 20-25 साल की लड़की बैठी हुई है। वो लड़की एकटक जतिन की ओर देखे जा रही है। जतिन यहाँ घबराया एकदम। इसने बोला निखिल से कि भाई वहां पर कोई है, भाई वो देखना वो लड़की बैठी है उधर। भाई जो दारू बचा हुआ इसको फेंक जल्दी रोड के साइड में, चलते हैं यहाँ से। अब इस जगह पर जतिन की बात सुन के निखिल बोतल तो फेंक देता है पर फिर इसने बोला कि भाई हम लोग तब से खाली पेट पिए जा रहे हैं, ऐसे मुंह का टेस्ट अजीब हो गया है, जो रवि मिठाई का डब्बा दिया था वो निकाल। तो निखिल की बात सुन के जतिन डिग्गी से मिठाई का डब्बा निकालता है। ये दोनों एक एक लड्डू खाते हैं और फिर डब्बे को वापस डिग्गी में रख दिया। जतिन यहाँ देख पा रहा था कि निखिल की हालत ठीक नहीं है। ये निखिल को बोलता है कि भाई तू पीछे बैठ, मैं मोटरसाइकिल चलाऊंगा। और ऐसा बोल के जतिन धीरे धीरे मोटरसाइकिल को आगे बढ़ाने लगा। पर इसके बैक ऑफ द माइंड में तो था ही कि इन दोनों को वो आम का पेड़ क्रॉस करके ही फतेहपुर जाना है। ये जैसे जैसे मोटरसाइकिल लेके उस आम के पेड़ के पास पहुंच रहा था ना, ये इंटेंशनली उस आम के पेड़ की ओर देखने से खुद को रोक रहा था। उस पेड़ वाले स्पॉट के जस्ट पहले इसने मोटरसाइकिल की स्पीड तेज कर दी और तुरंत उसको क्रॉस किया। जैसे ये लोग उस पेड़ को क्रॉस किए, भाई इनकी मोटरसाइकिल झटके देके बंद हो जाती है। निखिल पीछे से पूछता है कि भाई क्या हो गया, मोटरसाइकिल क्यों बंद कर दी? अब जतिन बोलता है कि पता नहीं यार, ये तो अपने से बंद हो गई, पेट्रोल भी पूरा है। अब जतिन यहाँ परेशान होकर बाइक की किक मारने लगा। बहुत देर तक किक मारने के बाद फाइनली बाइक स्टार्ट होती है। ये निखिल पर गुस्सा कर रहा था कि साले मैंने बोला था इधर से नहीं आने को, तो समझ में नहीं आती बात। तब निखिल बोलता है अरे भाई क्या हो गया, बंदी तो हुई थी ना बाइक, स्टार्ट हो गई, अब चलो। और इसके बाद जब जतिन ने बाइक आगे बढ़ाना स्टार्ट किया ना, तो ये बताते हैं कि भाई बाइक से अजीब तरीके की आवाज आने लगी। ऐसा लग रहा था ये कुछ बहुत ही भारी चीज बाइक के ऊपर रख दी हो और बाइक ने ऐसे चरमरा रही थी अजीब तरीके से। इसने निखिल को बोला कि भाई बाइक इतनी भारी क्यों लग रही है? तब निखिल पीछे से बोलता है कि हो सकता है क्लच प्लेट में कोई दिक्कत आ गई हो, धीरे धीरे चल। कुछ टाइम के बाद ये लोग अपने घर पहुंचे। ये वहां पर बाइक पर उतरा और अपनी मम्मी को फोन कर दिया कि मम्मी गेट खोलो, मैं घर के बाहर खड़ा हूँ। जतिन की मम्मी गेट खोलती है और इसने निखिल को बाय किया। निखिल का घर जतिन के घर के बाद पड़ता है। निखिल जतिन को ड्रॉप करके अपने घर की ओर बढ़ जाता है। जतिन ने भी रवि को फोन करके बोल दिया कि रवि हम पहुंच गए हैं सेफली। और यहाँ चैप्टर हो जाता है क्लोज। पर इस क्लोज चैप्टर के बाद से ही एक बहुत ही भयानक चैप्टर की शुरुआत होने वाली थी। अगली सुबह जब जतिन सो के उठा तो इसने देखा कि इसके फोन में निखिल के 8 मिस कॉल पड़ी हुई है। इसने कॉल बैक किया तो यहाँ पर फोन उठाती है निखिल की मम्मी। वो बहुत घबराई हुई थी और उन्होंने बोला कि बेटा जल्दी घर आ जा, कुछ प्रॉब्लम हो गई है। अब यहाँ जतिन को लगा कि पक्का लग रहा है निखिल के घर में दारू वाली बात पता चल गई। ये डरते हुए निखिल के घर पर पहुंचता है और जब ये उसके कमरे में गया तो देखा कि निखिल अपने बेड पर लेटा है और उसे फीवर आ रखा था बहुत ज्यादा। यहाँ पर निखिल की मम्मी जतिन को बताते हैं कि कल रात जब निखिल घर आया तो ये सीधा वॉशरूम के अंदर घुस गया। वॉशरूम के अंदर इसने मुंह हाथ धोया और फिर सीधा अपने कमरे में जाके लेट जाता है। पर बेटा थोड़ी देर के बाद ना मुझे ऐसा लगा कि घर के हॉल में कोई चल रहा है। मुझे लगा निखिल होगा। मैं अपने कमरे से निकल के सीधा निखिल के कमरे में गई और जब कमरे के अंदर पहुंची तो मैंने देखा कि एक 20-25 साल की लड़की निखिल के सर के पास बैठी है और वो एक टक निखिल को ही घूरे जा रही थी।
जब मैं उस कमरे के अंदर एंटर हुई तब उसकी नज़र मुझ पे पड़ी और वो सीधा जो निखिल के कमरे की दीवार थी उसके आर पार हो गई। अब ये बात सुन के जतिन एकदम फ्रीज हो गया। फिर निखिल की मम्मी बताती हैं कि मैंने जाके चेक किया तो इसे बहुत ज्यादा फीवर थी। कल रात को मैंने इसे दवाई भी दी पर अभी तक फीवर उतरा नहीं है। तुम एकदम सच सच बताओ बेटा, कल क्या हुआ था, किधर से आए हो तुम लोग? तब जतिन ने निखिल की मम्मी को सारी बात बता दी। पर यहाँ जतिन वो दारू वाली बात छुपा लेता है कि कहीं अगर पता चल गया तो हमें डांट पड़ेगी। अब निखिल की मम्मी को थोड़ा थोड़ा समझ तो आ रहा था कि ये लोग जिस रास्ते से आए हैं वो रात के टाइम आने वाला रास्ता नहीं है। उन्होंने जतिन से बोला कि बेटा तुम किसी को जानते हो क्या जो ऐसे झाड़ फूक करते हो? तब जतिन ने अपनी मम्मी को कॉल किया। यहाँ पर जतिन की मम्मी की एक फ्रेंड है जिनके गांव में एक बाबा जी रहते हैं। इन लोगों को बाबा जी का एड्रेस मिलता है और फिर निखिल की मम्मी, निखिल का भाई, उसके पापा और जतिन, ये चारों लोग निखिल को लेके उन बाबा जी के पास पहुंचते हैं उनके गांव। यहाँ उस बाबा जी ने नमक से एक बड़ा सा सर्कल बनाया और उस सर्कल के बीच में निखिल को बैठा देते हैं। निखिल सामने बैठा हुआ है और बाबा जी ने उसकी तरफ मुंह करके अपना आंख बंद कर लिया। आंख बंद करके वो कुछ मंत्र का उच्चारण करने लगे और थोड़ी देर के बाद बंद आंख से ही बोलते हैं कि तुम दोनों उस रास्ते दारू और मिठाई लेके गए थे ना, तुमको नहीं पता कि ऐसी आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं इन सब चीजों से? ये लाइन सुनते ही निखिल के पापा ने बोला कि बाबा जी दारू? तब उन्होंने बोला कि हाँ, ये दोनों उस रास्ते पर गए थे और वहाँ उन्होंने दारू और मिठाई खाई जिसकी वजह से एक आत्मा इनकी ओर आकर्षित हो चुकी है। इसके बाद उन बाबा जी ने जतिन की तरफ देखा और बोला कि बेटा तू बच गया, ये ना तेरे से ही चिपकने वाली थी, पर क्योंकि तेरी माँ बहुत पूजा पाठ करती है, रुद्राक्ष धारण करती है, तो उनकी वजह से तू बचा रहा। और किसी मौलवी ने तेरा घर भी तो बांध रखा है ना मंत्रों से, इसलिए भी वो शक्ति तेरे घर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाई। अब यहाँ पर जतिन बताते हैं कि इनके घर के चारों कोने में किल गाड़ी गई है। इसके छोटे भाई को भी ऐसे बचपन में भूत प्रेत दिखाई देते थे, तो एक मौलवी ने इनके घर को बांध दिया था। इसकी वजह से ही इनका घर सिक्योर रहा। पर अब सुनना यहाँ से क्या होता है। बाबा जी फिर बताते हैं कि एक 23 साल की कुंवारी लड़की है जिसकी उस जगह पर एक रोड एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है और उसकी आत्मा वहीं उस आम के पेड़ के ऊपर रहती है। पर फिलहाल वो आत्मा उस पेड़ पर नहीं बल्कि निखिल के साथ रह रही है। फिर इनके घर वालों ने पूछा कि बाबा जी अब क्या उपाय है? इस पर उन्होंने निखिल के हाथ पे धागा बांधा और एक पानी की बोतल दी पीने के लिए। इन्होंने बोला कि 7 दिन के बाद जो ये धागा है इसे निकाल के या तो पीपल के पेड़ के नीचे रख देना या फिर अपने घर के पीछे जला के फेंक देना। उसके बाद ये सारे लोग निखिल को लेके वापस घर आते हैं और ठीक इन्होंने जो बाबा जी ने उपाय बताया था वैसा ही किया। निखिल की हालत थोड़ी सी ठीक हुई। इनको लगने लगा कि निखिल पूरी तरीके से रिकवर हो चुका है, पर भाई साहब ऐसा था नहीं। चीजें बद से बदतर होने वाली थी। अब जतिन बताते हैं कि उस बाबा जी के पास से वापस आने के कोई 1 महीने के बाद से ही निखिल की तबीयत फिर से खराब होनी शुरू हो गई। वो लड़की निखिल को हर जगह दिखनी स्टार्ट हो जाती है। धीरे धीरे इसकी तबीयत बहुत बिगड़ने लगी। एक हट्टा कट्टा इंसान अभी एकदम सूख चुका था। अब इस पूरे इंसिडेंट को होते होते 3 महीने बीत जाते हैं। एक सुबह अर्ली मॉर्निंग निखिल ने जतिन को कॉल करके बोला कि भाई घर आ जाना, थोड़ा टहलने चलते हैं। तब जतिन ने बोला कि भाई तेरी तबीयत ठीक नहीं है, कहाँ जाएगा? अब निखिल बोलता है कि यार 3 महीने से घर में तो बंद हूँ मैं, चल ना थोड़ा टहल के आते हैं, थोड़ा सा मेरा मूड ठीक होगा। तब जतिन और निखिल एक पार्क में जाते हैं। वहाँ पार्क की जो बेंच है उस पे दोनों बैठते हैं। जतिन निखिल की तरफ देखता है और बोलता है कि भाई क्या हो गया यार, ऐसी तेरी तबीयत क्यों बिगड़ते जा रही है, तू एकदम सूख चुका है। और फिर जो निखिल ने इसे बताया ना भाई, जतिन बोलता है कि वो सुन के मेरा दिमाग हिल गया एकदम। निखिल बताता है कि भाई वो लड़की ना मेरे साथ मेरे कमरे में ही रहती है। हर थोड़े थोड़े टाइम पे वो मुझे दिखाई पड़ती है और जब भी वो मेरी तरफ देखती है ना मैं एकदम फ्रीज हो जाता हूँ पत्थर की तरह। मैं अपनी बॉडी मूव नहीं कर पाता, मेरी आवाज भी नहीं निकल पाती भाई। वो लड़की ना कभी रूम के छत पर ऐसे चिपक जाती, कभी दीवार पे, और उसकी एक ही आंख है। और भाई वो ना मेरे साथ 3-4 घंटे तक फिजिकल होती है। मैं बहुत हेल्पलेस हो जाता हूँ यार, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूँ। ऐसा बोल के निखिल ना रोने लगा वहीं पार्क में बैठे बैठे। जतिन बोलता है कि भाई ये सब बात तूने किसी को बताई? तब निखिल ने बोला कि यार मैंने बताने की कोशिश की 1-2 बार, पर रात को वो मेरे को और ज़्यादा परेशान करती है। वो बोलती है कि तू मेरे साथ चलेगा,
कोई बाबा बाबा नहीं बचा सकता तुझे। अब दिन प्रतिदिन निखिल की हालत और ज्यादा खराब होते जा रही थी। फिर इनके घर वालों को कहीं से एक महाराज जी के बारे में पता चलता है। वो महाराज जी अंधे थे पर हनुमान जी के बहुत बड़े उपासक थे। इन लोगों ने डिसाइड किया कि निखिल को ले जाके हम लोग महाराज जी के पास दिखाएंगे। पर ये बात पता नहीं कैसे उस लड़की के भी नॉलेज में आ गई। जिस दिन ये लोग निखिल को लेके जाने वाले थे ना उस महाराज जी के पास, उसके पहले की रात इसने एकदम तांडव मचा दिया। निखिल जोर जोर से चिल्लाता है एकदम। सब लोग इसको कंट्रोल करने की कोशिश करते पर ये किसी के भी हाथ में नहीं आता। ये चिल्लाते हुए बस लड़की की आवाज में बोलता है कि ये मेरा है, मैं इसे अपने साथ लेके जाऊंगी, कोई इसे मुझसे अलग नहीं कर सकता। ऐसा बोल के निखिल एकदम छटपटाता बहुत जोर जोर से और फिर शांत हो जाता। अब उस रात सारे लोग निखिल के पास ही रहे। इसे जैसे तैसे पकड़ के शांत किया और अगली सुबह निखिल के भैया, उसके पापा और रास्ते से रवि भी जुड़ गया। रवि और जतिन, ये चारों लोग निखिल को लेके उस महाराज जी के पास जाते हैं। अच्छा, जैसे ही ये लोग महाराज जी के घर पर पहुंचे, महाराज जी को पता चल गया कि ये आए हैं और उनके वहां पहुंचते ही इन्होंने बोला कि तुम लोगों ने बेटा बहुत देर कर दिया। महाराज जी की ये बात सुनते ही निखिल के घर वाले रोने लगे। उन्होंने हाथ जोड़ के बोला कि महाराज जी प्लीज कोई उपाय बताइए। तब उन महाराज जी ने बोला कि जिस टाइम पर इसका एक्सीडेंट हुआ था ना लड़की का, उस टाइम इसकी शादी होने वाली थी। इसकी बॉडी को उसी पोस्टमार्टम हाउस में रखा गया था और उसके बाद से लड़की की आत्मा इस पेड़ पर वास करती है। वो लड़की निखिल को अपना पति मानती है और उसकी शक्ति अभी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं अब उसमें कुछ भी नहीं कर सकता। सिर्फ एक ही स्थान है जहाँ इसका निवारण हो सकता है और वो जगह है मेहंदीपुर बालाजी। आप जितनी जल्दी हो सके निखिल को वहाँ पर लेके जाइए, इसके पास ज्यादा समय नहीं बचा है। ये लोग तुरंत वहाँ से निखिल को लेके अपने घर पर आते हैं और जब घर आए तो इन्होंने देखा कि निखिल के मामा और मौसा जी भी आए हुए हैं। वहाँ इन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग तुरंत मेहंदीपुर बालाजी के लिए निकलेंगे। इस जगह पर निखिल के मामा, मौसा जी, निखिल के भैया और उसके पापा, ये चारों लोग निखिल को लेके मेहंदीपुर बालाजी की तरफ निकलते हैं। जब जतिन ने बोला कि मैं भी चलता हूँ, तब निखिल ने भैया को बोला कि तू यहाँ पर ख्याल रखना माँ का, हम लोग इसे ठीक करा के वापस लाएंगे। पर ये बात भी शायद उस लड़की को पता चल चुकी थी। मेहंदीपुर बालाजी जाने के पूरे रास्ते उसने निखिल को बहुत टॉर्चर किया और मंदिर पहुंचने से 120 किलोमीटर पहले ये लोग गाड़ी रोकते हैं एक ढाबे पे। इन्होंने निखिल की तरफ देखा तो वो थोड़ा शांत लग रहा था। ये सारे लोग गाड़ी से बाहर निकलते हैं और गाड़ी को लॉक करके ये चले गए ढाबे पे चाय पीने। चाय पी के जब वापस आए तब इन्होंने पाया कि भाई निखिल यहाँ बेहोश पड़ा है। यहाँ उस ढाबे वाले ने बताया कि भैया यहाँ से 13 किलोमीटर पीछे एक नर्सिंग होम है, वहाँ लेके जाइए। ये लोग गाड़ी घुमाते हैं और जब ये लोग नर्सिंग होम पहुंचे तो वहाँ इनको डॉक्टर मिल जाता है। डॉक्टर ने निखिल को देखा और देखते ही उसने इसे डेड डिक्लेयर कर दिया। भाई साहब, ये सारे लोग वहीं पे रोना धोना स्टार्ट कर देते हैं। निखिल के भैया ने जतिन को कॉल करके ये बात बताई। जतिन भी यहाँ पर एकदम सदमे में आ गया। उन्होंने बोला कि देख मम्मी को कुछ मत बताना, हम लोग निखिल को लेके वापस आ रहे हैं। जब तक हम लोग यहाँ आ नहीं जाते हमारा फ़ोन स्विच ऑफ रहेगा। वहाँ इन्होंने फ़ोन ऑफ किया और सीधा वहाँ से निखिल को लेके घर की तरफ आ गए। भाई साहब, ये लोग वापस घर आते हैं। एक एक करके सब लोग कार से बाहर निकले और फिर निखिल के मम्मी ने पूछा कि कहाँ है निखिल, और ऐसा बोलते ही उसके पापा एकदम फूट फूट के रोने लगे। उन्होंने सारी बात बताई और जब निखिल की मम्मी को ये बात पता चली तो भाई वो चिल्लाते हुए जतिन की तरफ बढ़ी कि तूने अगर रोक लिया होता मेरे बेटे को तो आज ये हालत ना हुई होती। निखिल की फैमिली पूरी तरीके से टूट चुकी थी एकदम। आंटी ने जतिन को 3-4 थप्पड़ भी मारा और जतिन चुपचाप अपना मुंह लटका के वापस घर आ जाता है। उसके बाद से निखिल के मम्मी पापा ने इससे बात करना बंद कर दिया, पर जो निखिल के भैया थे वो कभी कभार इससे बात करते थे। और इसी बीच जब निखिल का अंतिम संस्कार हो जाता है, उसके 13-14 दिन के बाद जतिन को ना निखिल दिखाई देने लगा। वो इसके सपने में भी आता और बोलता कि तूने मुझे रोका नहीं उस दिन, तूने मुझे नहीं बचाया, तूने अगर रोक लिया होता तो आज मैं जिंदा होता। जतिन को आए दिन निखिल अपने सामने दिखाई पड़ने लगा। इसने ये बात अपने मम्मी को बताई, तब इन्होंने पंडित बुलवा के बहुत पूजा पाठ करवाया। जतिन को एक ताबीज और धागा पे दिया गया बांधने को और पंडित ने बोला कि इसे आजीवन धारण करना है। उसके बाद से निखिल जतिन को दिखना तो बंद हो गया, पर जतिन बताते हैं कि भैया वो जो दर्द है ना, वो जो गिल्ट है, वो मैं आज भी कैरी कर रहा हूँ कि काश अगर मैंने जबरदस्ती करके निखिल को झापड़ वापड़ मार के कुछ भी करके उसे अगर रोक लिया होता तो आज मेरा दोस्त जिंदा होता। तो यार ये थी पूरी कहानी। ये सुनाना मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा टफ था। बहुत लोग कमेंट करते कि यार आपके उसमें कोई डेथ नहीं होती, किसी की डेथ नहीं होती। भाई डेथ डिस्क्राइब करना स्टोरी में भी बहुत मुश्किल होता है।
फॉर मी एज अ नरेटर ऑल्सो। आपको सुन के क्या फील हुआ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके जानने में ऐसे कोई इंसिडेंट हुआ है तो नीचे जो ईमेल आईडी आ रही है उस पर अपनी कहानी मुझे भेज सकते हैं। अच्छा हाँ, जाने से पहले भाई, ये एक नया चेयर मैंने लिया है जो कि काफ़ी कंफर्टेबल है। इस पर मैं बहुत आराम से बैठ के रिकॉर्ड करता हूँ, ऐसे आराम भी कर लेता हूँ बहुत, और अच्छा कंफर्टेबल चेयर है। इसका फ्लिपकार्ट लिंक आपको वीडियो में मिल जाएगा, तो अगर आप परचेज़ करना चाहें तो कंसिडर कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और हर हर महादेव।